जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज आपकी भूगोल जो सेकंड बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसके आपके सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर हैं उन सभी का एक साथ आज अपने टेस्ट है वो ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपका रिवीजन हो चुका है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप स्थायी मेमोरी के अंदर, परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी और इसका लाभ हमें परीक्षा में बहुत मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी रेडी हो जाइएगा और बाद में आपको अपना रिजल्ट भी शेयर करना है। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले भी टेस्ट में ये प्रश्न आ चुका है। बताइएगा कौन सा सही है इनमें से। हाँ, आप सही सोच रहे हो भी। 1872 की अगर हम बात करते हैं तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन पूरे भारत में नहीं हुई। बिल्कुल सही। पहली संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई और उसके बाद हर 10 साल बाद भारत के अंदर पॉपुलेशन की जो गणना है वो की जाती है। तो सही आंसर हुआ 2 नंबर 1881। चलिएगा अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में भौमजल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, यानी किसकी मात्रा है वो बढ़ गई है? सोडियम, जिप्सम, फ्लोराइड या आर्सेनिक? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइएगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसको हिंदी में कहा जाता है संख्या, तो ऑप्शन में आपको संख्या शब्द भी मिल सकता है और इंग्लिश में इसे आर्सेनिक, जो कि एक विषैली धातु है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आप कितने सही कर पाते हो। भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन आपके सामने है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। 20 वर्षीय सड़क योजना, सड़कों की दशा सुधारने के लिए। बिल्कुल सही, 1961 में 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना है वो प्रारंभ हुई थी। एक याद आ रहा होगा आपको, नागपुर योजना। याद आ रहा है क्या? सड़क परिवहन के अंदर हम नागपुर योजना पढ़ते हैं, तो बताना वो कब आई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं हैं वो सूचीबद्ध है? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, वो कितनी हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा। बिल्कुल सही, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। राजस्थान के अंदर भी राजस्थानी भाषा को लेकर प्रयास किया जा रहा है भी इस अनुसूची में जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया? सबसे पहले टीवी टेलीकास्ट कब हुआ? यानी पहले रेडियो ही चलता था, सिर्फ सुनते थे, फिर देखने की प्रक्रिया और स्टार्ट हो गई, सुनने के साथ साथ टीवी आ गया। भाई कब आया पहला प्रसारण? और सिर्फ दिल्ली में ही हुआ था उस टाइम। तो बिल्कुल सही, 1959 में 1959 के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर टीवी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। फिर बाद में और भी केंद्र बढ़ा दिए गए, फिर संपूर्ण भारत में आ गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, जरूर आएगी परीक्षा में। तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बताना है इन चारों के अंदर जो ऑप्शन में दिए गए इनमें सबसे कम कौन सा है? बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश, जहां केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 17 लोग निवास करते हैं। तो भारत के अंदर न्यूनतम जन घनत्व वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना में प्रवास यानी माइग्रेशन की गणना किस आधार पर की जाती है? जन्म के स्थान के आधार पर, या निवास के स्थान के आधार पर, या दोनों के आधार पर, जन्म और निवास?
या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर होती है? बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों। इसका मतलब जन्म के स्थान के आधार पर और निवास के स्थान के आधार पर, इन दोनों में ही गणना को आधार माना गया है। तो सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न, कि भारत के किन भागों में मक्का की उत्पादकता अधिक है? भारत के किन भागों में या राज्यों में, राज्य शब्द आ जाए जी, भारत के किन भागों में या राज्यों में मक्का की उत्पादकता अधिक है, ये बताना है। और यहाँ राज्य नहीं देकर एरिया का नाम बताया गया, उत्तरी भाग के राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, या मध्य के जो राज्य हैं, मिडल स्टेट है वहाँ, इसके आधार पर आपको ऑप्शन का जवाब देना, ऑप्शन चूज है वो करना है। तो क्या होगा, भारत के किन भागों में मक्का की उत्पादकता अधिक है? बिल्कुल साउथ जो स्टेट है, दक्षिणी भागों में या दक्षिणी राज्यों के अंदर मक्का का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में कृषि जलवायु योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये पहले भी अपने टेस्ट में आ चुका है प्रश्न भी, योजना आयोग था उसने इसको संचालित करवाया था। भारत में कृषि जलवायु योजना को कब प्रारंभ किया गया? 72 में, 74 में, 78 में या 88 में? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है, सोचिएगा, चौथा, 1988 में योजना आयोग द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, 1988 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरियाली परियोजना का उद्देश्य है, ये 1 नंबर 1.5 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। अभी हरियाली परियोजना पर टिप्पणी लिखिए या हरियाली परियोजना का उद्देश्य लिखिए। हरियाली परियोजना का उद्देश्य पीने का पानी उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, मत्स्य यानी मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाना, या उपरोक्त सभी। हरियाली परियोजना जल संभर की एक परियोजना है, जल संभर, और ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 2 बात तो ये भी ध्यान रख लेना, हरियाली परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये जल संभर से संबंधित है। और अब आपको ये बताना है भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या सारे ही? तो ध्यान दीजिएगा, हरियाली परियोजना के उद्देश्य सारे ही हैं। बहुत ही इजी सा है। हरियाली परियोजना पीने के पानी का उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए पानी, और मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाना, इस केंद्र सरकार प्रायोजित इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है ये, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 11वां, कि भारत में विश्व के जल संसाधन का कितना भाग पाया जाता है? 2%, 4, 6 या 9%? भारत में विश्व के जल संसाधन, बिल्कुल जल का कितना हिस्सा है वो अपने को इंडिया में मिलता है, ये बताना है। बिल्कुल सही, 4%। 4% जो भाग है वो इंडिया में मिलता है जल संसाधन का। दूसरा ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न। उससे पहले आज एक अच्छा सा प्रश्न आया मेरे पास, उसको बता दूं। किसी साथी का ही भी ये वीडियो हमें भेज दीजिएगा सर पर्सनल नंबर पे। तो मैंने कहा आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो, अपने आप आ जाएगा। अभी मुझे भेजना, हर किसी को भेजना वीडियो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, सब्सक्राइब करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे या उनको समझ नहीं होती। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप में से भी कोई बच्चा है, अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन, वो सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन के लिए होता है, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन है यानी सूचना है वो अपने आप ही यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। उसका मतलब ये होता है। बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कई बार वीडियो देख लेते हैं, अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। तो ये सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होता है, करना नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी रहती है। प्रश्न है 12वां, भारत में उत्तर पूर्वी पठारी जो प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? खनिजों की दृष्टि से कई भागों में बांटा है, उसमें उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो उसमें कौन सा एरिया आता है? झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, या सभी स्टेट्स आते हैं? ये प्रश्न है अपना। तो कौन सा आता है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में? तीनों ही स्टेट शामिल है। तो ऑप्शन क्या हो गया? चौथा, उपरोक्त सभी, चौथा हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ट्राम्बे
परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की कब की गई? ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना, एक प्रश्न हमने किया था, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 की बात की थी, और आज हम बात करें ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? 52 में, 54 में, 56 में या 58 में? तो ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 2 नंबर ऑप्शन 1954 के अंदर हुई थी भाई, 1954 में। हालांकि बाद में इसका भी नाम बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है 14वां आज का, कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? क्या होगा? स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर मालिक कौन है? बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में उत्तर क्या है? 3 यानी क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी सरकारी हो गया, निजी क्षेत्र आ जाएगा और संयुक्त क्षेत्र आ जाएगा। तो 3 है स्वामित्व के आधार पर, और 3 जो है ये उत्तर कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है, तो 2 भर दीजिएगा यहां। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग कितने किलोमीटर में स्थित है? यानी लंबाई बतानी है। कोंकण रेलवे मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग आती है, यहां आपको उसकी लंबाई पूछी जा रही है, भी उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, 6.5, 6.9 किलोमीटर, 7.8 किलोमीटर या 5.7 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है? 6.5 किलोमीटर कोंकण रेलवे मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग, ऑप्शन 1 सही। अगला प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न है, क्या निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी? कौन सा इसका सही आंसर होगा? अब दिमाग में लाइएगा, जल संसाधन वाले अध्याय का प्रश्न है भी। इंडिया में 2 प्रमुख प्रदूषित नदियों के नाम आते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें एक गंगा का नाम आता है और दूसरा यमुना का नाम आता है। तो यहां अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर यमुना। भी दी गई 4 ऑप्शनों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी एक गंगा है और दूसरी यमुना का नाम आता है। उसके बाद में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रवास से संबंधित जो अध्याय है उसके अंदर आपने पढ़े हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, पुश अप और पुल फैक्टर जो है। तो इस किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए या वायु प्रदूषण के लिए? बिल्कुल आसान सा है। प्रतिकर्ष जो दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं और अपकर्ष जो किसी दूसरी जगह से लोगों को आने के लिए आकर्षित करते हैं। तो ये इसका संबंध किससे हो गया? ऑप्शन 1 प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों का संबंध है वो माइग्रेशन से है, प्रवास से है। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, कानपुर शहर, कानपुर कहाँ है? यूपी में। वाराणसी यूपी में। कानपुर वाराणसी शहर में औद्योगिक प्रदूषण के कारण कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है? तो अब कानपुर वाराणसी का नाम आ जाए तो ये दिमाग में आना चाहिए वो किस नदी के किनारे हैं जहां पर उद्योगों का अपशिष्ट है वो नदियों में डाला जा रहा है, जिससे वो प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, यमुना, गंगा, गोमती या साबरमती। तो सही आंसर बिल्कुल गंगा। कानपुर, इलाहाबाद ये सब गंगा नदी के अंतर्गत हैं। तो गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित हो रही है। तो 18वें का सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन। 19वां प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? इसमें नहीं है। जमशेदपुर आपको पता है लौह इस्पात संयंत्र है, तो औद्योगिक नगर हो गया। भिलाई है, यहाँ पर भी लौह इस्पात नगर है। बोकारो के अंदर भी लौह इस्पात संयंत्र है। तो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो ये सब औद्योगिक है। लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 शिमला, जो एक पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में शिमला औद्योगिक नगर नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में? आपको पता है जब इंडिया का बंटवारा हो गया था तो जूट उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था,
क्योंकि लगभग इलाका पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें चला गया था। तो अब आप इजीली इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो भी भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। दिए गए ऑप्शन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का उत्पादन होता है इंडिया के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन हो गया 20वें का। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, क्या निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 4 जगह दी गई है, इनमें से आपको यह बताना है कौन सी जगह का संबंध है वो इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग को है। कोयम्बटूर, जमशेदपुर, बेंगलुरु या भिलाई। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। जमशेदपुर हमें पता है लोह इस्पात के लिए, भिलाई लोह इस्पात के लिए, बेंगलुरु है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आ जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहलाता है इंडिया का। तो कौन सा बच गया अपना कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलें हैं वो इसकी मिलती है। तो कोयम्बटूर है वो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन 1 सही हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन, रोपण फसल है, चाय है हो गई, कॉफ़ी होगी, रोपण कृषि के उदाहरण भी है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ, कर्नाटक में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में। जूट पश्चिम बंगाल में है और कॉफ़ी कहाँ है ये आपको बताना है। सही आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, क्या भूमिगत ताप, जमीन के टेम्परेचर का उपयोग का पहला सफल प्रयास किस देश में हुआ था। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास किस देश में हुआ था एनर्जी के लिए। तो भारत में, यूएसए यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में या बांग्लादेश में। सही आंसर बताइएगा। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास किस देश में हुआ। बिल्कुल सही, यूएसए, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए या अमेरिका या अमेरिका। तो 23वें का सही आंसर ऑप्शन 2 आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के झुंझुनू व अलवर जिलों में किस खनिज का निक्षेप मतलब जमाव पाया जाता है। तो राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में दिए गए 4 ऑप्शन के आधार पर बताइए कौन सा जो खनिज है उसका सबसे ज़्यादा जमाव पाया जाता है या सबसे ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक या तांबा। तो क्या होगा इसका सही आंसर। झुंझुनू, खेतड़ी, सिंघाना का नाम याद आ रहा होगा। अलवर, तो सही आंसर बिल्कुल सही सोचा आपने, नंबर 4 तांबा। तो राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में तांबे खनिज का जमाव अधिक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न देखिएगा कि तुर, लाल चना और पिजन पी, 3 नाम है, तुर, लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है। मक्का को, अरहर को, जवार को या चना को। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। इन चारों में से किसके ये उपनाम है, तुर, लाल चना या पिजन पी। बिल्कुल सही, अरहर। अरहर के ही ये निकनेम है, अन्य नाम है अरहर के। और आपको पता है दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो मिलता है क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अपना महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करते हैं। एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो इसलिए दाल है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी होता है। तो ये थे आज के अपने 25 प्रश्न। अब आप बताइएगा आज इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा जो यहाँ तक इस वीडियो को सुनते हुए पहुँचे हैं, जो रेगुलर टेस्ट है वो दे रहे हैं, कई बार आपके दिमाग में आएगा अभी ऐसे हम कितने प्रश्न तैयार करें। तैयार नहीं करना है आपको कुछ भी। आप ईमानदारी से, जब आप टेस्ट कर रहे हो, आप ईमानदारी से ये टेस्ट दीजिएगा और धीरे धीरे आप फील करोगे आपको बहुत कुछ अपने आप ही बिना याद किए ही याद रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी शिकायत रहती है अक्सर भी, सर हम भूल जाते हैं।
भूलने का कारण ये है क्योंकि आप याद रखने के लिए कोशिश करते हो, जबकि मैं कहता हूं बात कीजिए, ईमानदारी से इनसे बातें कीजिए, ये अपने आप ही याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हैरानी होगी खुद के ऊपर ही भी, यार इतनी बातें मुझे ज्योग्राफी की याद है, मैंने तो याद की ही नहीं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्थायी रूप से जगह है वो बना लेती है, बशर्ते सीखने की लालसा हो, बशर्ते आपको कुछ जीवन में पाने की प्यास आपके अंदर हो, तड़फ आपके अंदर हो। अगर ऐसा होगा तो एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।